अगर कभी आप लखनऊ का सफर करिएगा तो लखनऊ से जब रिटर्न होंगे तो रायबरेली में बाईं तरफ नीला बोर्ड लगा हुआ है समस्तपुर पश्चिम बिहार का, तो ये ध्यान रखिएगा समस्तपुर पश्चिम बिहार आपका रायबरेली में है। उसके बाद एक पूछा जाता है सांडी पश्चिम बिहार, यहाँ हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट है, कौन सा? हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसे हरदोई एक डिस्ट्रिक्ट में कौन सा बिहार है फ्रेंड्स? पश्चिम बिहार है, तो यहां पर सांडी पश्चिम बिहार है। कौन सा? सांडी पश्चिम बिहार आपका यहां पर है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इन सब के अलावा एक हमारे प्रयागराज के बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, वहां पर एक है बेती पश्चिम बिहार। कौन सा है? बेती पश्चिम बिहार पूछा जाता है, ये कुंडा प्रतापगढ़ में है। यहां पर एक डिस्ट्रिक्ट है प्रतापगढ़, इलाहाबाद के बगल में सटा हुआ, ये प्रतापगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है, और वहां पर एक पश्चिम बिहार बनाया गया है जिसको कहा गया बेती पश्चिम बिहार। क्या कहा गया? बेती पश्चिम बिहार कहा गया, और इसे भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। और यह कुंडा में है, कहां? बेती कुंडा में है, जहां राजा भैया का क्षेत्र जो प्रतापगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये आपका प्रतापगढ़ में बेती पश्चिम बिहार है। बहुत सारे हैं, कुछ बच्चे कह रहे सर हमारे एक डिस्ट्रिक्ट है यहां भी है क्या? बहुत सारे पश्चिम बिहार बहुत सारे जिलों में बने हैं, लेकिन हम मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके बाद जो और पूछे जाते हैं उन्हीं पश्चिम बिहारों की बात फ्रेंड्स कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात आती है बखीरा पश्चिम बिहार, यहीं पर एक डिस्ट्रिक्ट है संत कबीर नगर, जिसका अच्छा इसका मुख्यालय मैंने नहीं बताया था क्या? संत कबीर नगर का मुख्यालय नहीं बताया था क्या? मुझे ऐसा लग रहा कि ये नाम मैं पहली बार आपके सामने ले रहा हूं। संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद। क्या है? संत कबीर नगर का मुख्यालय है खलीलाबाद, और यहीं पर एक पश्चिम बिहार बनाया गया है। क्या नाम है? संत कबीर नगर पश्चिम बिहार। संत कबीर नगर में एक पश्चिम बिहार बनाया गया है, उसका नाम है बखीरा पश्चिम बिहार। क्या? बखीरा पश्चिम बिहार फ्रेंड्स, इसे भी याद रखिएगा। जो आपका बखीरा पश्चिम बिहार है या कहां पर है? या संत कबीर नगर में है। कहां पर है? या संत कबीर नगर में है, इसे भी ध्यान रखिएगा। रवि बोडवाल जी, मैं प्रतापगढ़ से हूं, आप बलिया से हैं अमरजीत जी। बलिया से एक पश्चिम बिहार बताऊं आपको, वहां पर सुरहताल पश्चिम बिहार है। क्या है? सुरहताल पश्चिम बिहार, ध्यान रखिएगा। बलिया में एक पश्चिम बिहार है, उसका नाम है सुरहताल। ये बलिया क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, और इसी बलिया में एक पश्चिम बिहार है जिसका नाम है सुरहताल पश्चिम बिहार। सुरहताल पश्चिम बिहार, ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। सुरहताल पश्चिम बिहार ये आपके बलिया में है। और एक और बचा सूर सरोवर पश्चिम बिहार, लास्ट है भाई, अब थक गए होंगे लग रहा है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार, यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट है आगरा, और आगरा में पश्चिम बिहार बनाया गया, उसका नाम है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। क्या नाम है? सूर सरोवर पश्चिम बिहार। ये भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रेंड्स, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। और आपका आगरा में जो पश्चिम बिहार बनाया गया है उसका नाम है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। इतने सारे पश्चिम बिहारों को आपको याद करना था कि आपने संत कबीर नगर में देखा बखीरा पश्चिम बिहार, बलिया में देखा सुरताल पश्चिम बिहार, प्रतापगढ़ में देखा बेती पश्चिम बिहार, हरदोई में देखा आपने सांडी पश्चिम बिहार, रायबरेली में देखा समस्तपुर पश्चिम बिहार। येलो लाइन वाले 20% वाले हैं, ये येलो लाइन वाले जितने हैं ये 20% हैं, जबकि रेड लाइन वाले आपके 80% इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने अलग अलग कलर से मेंशन किया है ताकि आप ये समझ पाएं कि कौन इंपॉर्टेंट है और कौन कम इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो नीरज कुशवाहा जी आप भी बलिया से हैं। आगरा में राजत कुमार जी सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा ने बताया, तो बलिया वाले ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ सुरताल पश्चिम बिहार है, और इसके बारे में भी कुछ बातें मैं और भी बताऊंगा। तो इस प्रकार से मैंने वन्यजीव बिहार और पश्चिम बिहार मैपिंग के माध्यम से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है सब कुछ मैंने आपको बता दिया। एक बार मैं इसको अब पीडीएफ के माध्यम से कुछ और इसके बारे में अभी बताऊंगा सुनील पाल जी, इसका नाम क्या परिवर्तित हुआ ये पीडीएफ में आप देखेंगे। सुनील पाल जी आपके कमेंट को मैं देख रहा हूं फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, एक बार इसको मैं दिखा देता हूं, फिर आपसे मैं इसका रिमार्क जरूर लूंगा कि आप लोगों को कैसा समझ में आ रहा है ये पूरा यूपी स्पेशल। अब आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में पश्चिम बिहार दोनों मैप आपके सामने हैं। प्रदेश के महत्वपूर्ण वन्यजीव बिहार, तो उत्तर प्रदेश में प्रथम वन्यजीव बिहार कौन सा है? चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार, जो कि किस जिले में बनाया गया है? चंदौली जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। कब हुई? 1957 में हुई। आगे बढ़ते हैं।
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर वन्यजीव विहार है, जो कि कहां पर है, जो कि मेरठ जिले में स्थित है। कहां पर? मेरठ जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। क्या है? जिसका क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है। क्या है? महावीर स्वामी वन्यजीव विहार है, जो कि ललितपुर जिले में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 5.41 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। और प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार की बात करें तो मैंने बताया कि किशनपुर वन्यजीव विहार लखीमपुर खीरी में, कतरनिया घाट वन्यजीव विहार बहराइच में, रानी को कहां लेके चला गए हैं सब लोग, चंबल के डाकू उसको चित्रकूट लेके चले गए हैं। रानीपुर वन्यजीव विहार चित्रकूट में है। हाँ, ये नहीं बताया था, ये नया देख रहे हैं। कैमूर, तैमूर नहीं है भाई, सैफ अली खान का लड़का नहीं है ये कैमूर है। कैमूर वन्यजीव विहार जो आपका है, ये मिर्जापुर सोनभद्र क्षेत्र में है। कहां पर है? मिर्जापुर और सोनभद्र क्षेत्र में है। जबकि सोहागी बरवा वन्यजीव विहार कहां पे, कौन सा? सोहागी बरवा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे कोना वाला जिले, जहां पे गंडक परियोजना से लाभान्वित जो जिला है आपका, सोहागी बरवा वन्यजीव विहार, ये कहां पर है? ये आपका महाराजगंज में है। उसके बाद मैंने क्या बताया? सुहेलवा वन्यजीव विहार। ये सुहेलवा वन्यजीव विहार कहां पर है आपका? ये आपका बलरामपुर में है। कहां पर है? बलरामपुर में है। और उसके बाद बात आती है कछुआ वन्यजीव विहार। क्या? कछुआ वन्यजीव विहार। और ये आपका कहां पर है? ये आपका फ्रेंड्स है वाराणसी में। इतने सारे वन्यजीव विहार, ये आपके 80% सॉरी, ये आपका 20% इंपॉर्टेंट वाला है। कितना? 20%। और 80% इंपॉर्टेंट वाला कौन था? वो जो मैंने आपको मैपिंग में समझाया, वहीं से क्वेश्चन में जरूर आता है एग्जाम में। हाँ, संदीप कुमार जी कह रहे हैं सर मैं अब जौनपुर में पक्षी विहार बनाऊंगा। हाँ, चलिए, बहुत बढ़िया बात है। आगे चलिए। प्रदेश के महत्वपूर्ण पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, याद रखना है, कल रिवीजन होना है इस पूरे पक्षी विहार का। ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का प्रथम पक्षी विहार, यूपी स्पेशल पढ़ रहे हो तो अगल बगल का माहौल दिखे, यूपी स्पेशल हो गया है। बनाइए कमरे में छोटे छोटे मैप लगाइए, चारों तरफ सजा दीजिए पूरा अपना रूम और सारे जगह से। ये पक्षी विहार है भैया, ये देखिए मुख्यालय है, ये देखिए समान परिचय है, ये देखिए मेले हैं, ये देखिए महोत्सव है, ये देखिए हवाई अड्डे हैं। पूरा कमरा यूपी में कर दो, लगे कि यूपी स्पेशल आप पढ़ रहे हैं। और अगल बगल भी इतने यूपी स्पेशल के क्वेश्चन दागते रहिए कि सब जगह माहौल लग जाए कि यूपी स्पेशल तैयार हो रहा है आपका। चलिए आगे बढ़ता हूं। महाराजगंज से हूं सर, गोरखपुर में पढ़ा और बहराइच में स्टेशन मास्टर के पद पर हूं। हाँ अजय पटेल जी, मेरी आपकी बात हुई थी एक बार, ठीक, अच्छे से वर्क करिए। स्टेशन मास्टर के पद पे हैं, आगे और बड़े पदों पर जाइए आप, लेकिन मेहनत करिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार है, जो कि उन्नाव जिले में स्थित है। और इसकी स्थापना 1984 में की गई। कब की गई? 1984 में की गई है। नोट, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल के, यही सवाल था ना फ्रेंड्स, कोई लोग कमेंट कर रहे थे, नवाबगंज पक्षी विहार का नाम बदल करके शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार कर दिया गया है। इसे नोट में मैंने लिखा है। और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है फ्रेंड्स? ये लाख बहोसी पक्षी विहार है। कौन सा है? लाख बहोसी पक्षी विहार है, जो कि कन्नौज जिले में स्थित है। और यह 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। 80 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार शेखा पक्षी विहार है। क्या है? शेखा पक्षी विहार है, जो कि अलीगढ़ जिले में स्थित है। और यह 0.25 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला है। और अन्य पक्षी विहारों की यदि बात करें तो समस्तपुर पक्षी विहार रायबरेली, सांडी पक्षी विहार हरदोई, बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर, सुरहताल पक्षी विहार बलिया, सूर सरोवर पक्षी विहार आगरा और बेती पक्षी विहार ये कुंडा प्रतापगढ़ में है। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नोट, सुरहताल पक्षी विहार को लोकनायक, ये बलिया वाले भैया ध्यान दीजिए, सुरहताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक की उपाधि दी गई है, समझ, इनको इस नाम से जाना जाता है। हाँ, रेडी करना होगा एकदम। चलिए, तो सुरहताल पक्षी विहार फ्रेंड ध्यान रखिएगा, सुरहताल पक्षी विहार को लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। लोकनायक पक्षी विहार या जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहा जाता है। उसके बाद बात आती है बेती पक्षी विहार को। बेती पक्षी विहार को भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, बदले हुए नाम एक जगह मैंने कर दिए हैं, कोई कंफ्यूजन कहीं से आयोग फंसा ना पाए आपको। बेती पक्षी विहार को
भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार भी कहा जाता है, और उन्नाव में स्थित नवाबगंज पश्चिम बिहार का नाम बदल दिया गया, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इस प्रकार एक पॉइंट और याद रखिएगा कि काला हिरण संरक्षण केंद्र गभाना क्षेत्र अलीगढ़, मेजा कुराव क्षेत्र प्रयागराज में है। काला हिरण संरक्षण केंद्र, ध्यान रखिएगा, काला हिरण संरक्षण केंद्र जो है आपका गभाना क्षेत्र अलीगढ़ और मेजा कुराव क्षेत्र प्रयागराज में है। मेजा कुराव क्षेत्र प्रयागराज में है। और राज्य पक्षी सारस भी संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है, और संपूर्ण विश्व के कुल सारस में 40% उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। एक बार आयोग ने सवाल पूछा है, ध्यान रखिएगा कि 40% कहां मिलते हैं, 40% आपके उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। और गंगा डॉल्फिन नामक मछली, ध्यान रखिएगा, गंगा डॉल्फिन नामक मछली इलाहाबाद से मिर्जापुर तक गंगा में अधिक मिलती है। अब आ गया उत्तर प्रदेश के व्यक्ति एवं जिले। अभी हमारे पास 15 मिनट टाइम है, एक बार छोटा सा टॉपिक है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति और जिले को लेकर सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बताइए एक बार कमेंट करके, जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश वन्यजीव विहार एवं पश्चिम बिहार से अगर सवाल आएगा तो आप करके आ पाएंगे या नहीं? तो केवल वन्यजीव विहार पश्चिम बिहार आपने हमारे साथ पढ़ा कि तैयार भी हो गया? इन सारी चीजों का कमेंट करके जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे चलूंगा उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले की तरफ। चलिए सब लोग कमेंट करिए एक बार जल्दी से, जरा मुझे भी लग जाए कितने लोग क्लास कर रहे हैं और कितना समझ में आ रहा है आप लोगों को। अमरजीत कुमार यादव, अनूप कुमार मौर्य, सलमान खुर्शीद, नेहा मौर्य, स्वाति त्रिपाठी, स्वाति मौर्य और अर्चना सिंह, शिखू सिंह कर सकते हैं सर। मनु देवी यस सर, अर्चना सिंह यस सर, बिल्कुल समझ में आ गया। श्वेता यादव यस सर, नवनीत जी सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं रह गया आप कहीं भी। सुनील पार 100% तैयार हो गया सर। श्वेता यादव यस सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है अब। रोहित जी सर एकदम तैयार है। अविनाश जी सर तैयार हो चुका है एकदम। हाँ, आकांक्षा सिंह गहरवार सर पीडीएफ भी और तैयार भी हो गया है, पढ़े भी और तैयार भी हो गया है। चलिए सोनू कुमार सर, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा, छूटना चाहिए ही नहीं, छूटना होता तो हम लोग मेहनत क्यों करते। विनोद कुमार, विमल कुमार दुबे जी सर जी जरूर। उपमा राय, रेशु चौहान, पूजा 100% सर क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे। अटेम्प्ट नहीं, सही करके आना है, सही करके आना है, ध्यान रखिएगा। शशांक शुक्ला, विकास कुमार, रेशु चौहान, आराधना शर्मा, एकदम धुआं धुआं कर देना है यूपी स्पेशल, कहीं से कोई क्वेश्चन बचना नहीं चाहिए। रणधीर कुमार डांगी अब करके जरूर आएंगे करेक्टली। आकाश जायसवाल, देव कौशिक, विकास कुमार, बहुत तेजी से नाम आ रहे हैं आपके। अंजलि भारती, अभिनेश्वर मिश्रा सर, हर तरफ धुआं आ रहा है एकदम मस्त। लव तिवारी, आदेश पटेल, रवि मदनवाल, क्या नाम आपका भाई, कविता गर्ग, राम साइड भी करवा देना बाद में, ठीक ठीक करवा देंगे, ये जैसा आपका हुक्म। आप लोग तो हुक्म ऐसे करते हैं जैसे कि जिले इलाही अनारकली से हुक्म करता हो, वैसे आप हमसे हुक्म करते हैं। चलिए वो भी करा देंगे, कोई बात नहीं। रामसर साइड भी करा देंगे, पूरे रामसर साइड का इतिहास बता देंगे आपको। संदीप कुमार, आर क्लियर, अंकित त्रिपाठी, ब्रिजेश कुमार, अंशुल कुमार, संदीप कुमार। चलिए सभी लोगों का नाम ले लिए, आप लोगों को भी खुशी मिल गई होगी और मैंने कमेंट भी सबका देख लिया कि वाकई सबको समझ में आ रहा है कि मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूं। इसी फ्लो में चलने दीजिए सर। अरे फ्लो नहीं घबराएगा, घबराइएगा नहीं, फ्लो ऐसे ही रहेगा आपका क्लास का। दीप सिंह, अंशुल कुमार। और फ्रेंड्स अब आपके कंधों की जिम्मेदारी है, मेरा यूट्यूब पे कोई क्लास नहीं ना तो पब्लिक क्लास है, और लोगों तक पहुंचाने की काम जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको क्लास समझ में आ रही है, आपको लग रहा है कि हमें यूपी स्पेशल तैयार हो रहा, पूरा कमांड है, तो आपके ग्रुप में जितने भी तैयारी करने वाले और छात्र हैं वहां तक क्लास पहुंचाने की जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। क्योंकि मैं यूट्यूब पर अब क्लास नहीं ले रहा हूं, केवल क्लास उन्हीं को मिल रही जो एडमिशन ले रहे हैं। तो आप ही सब कुछ हैं, आप ही बताइए लोगों तक यूपी स्पेशल कैसे चल रहा है, और उनको एडमिशन लेना हो तो जिस प्रक्रिया से आपने लिया है उनको एडमिशन दिलाने का कष्ट आप लोग करते रहिए, क्योंकि आपकी भीड़ ही है जो हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा रीजन है। आगे चलते हैं, जितनी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएगी उतना मुझे भी खुशी मिलेगी कि सब लोग अच्छे से तैयारी कर पा रहे हैं। कनीज फातिमा बहुत सही है, अंशुल कुमार, दुर्गा प्रसाद। चलिए सबका नाम मैंने ले लिया भाई, लगभग जिसके नाम मैंने देख पाया, और बहुत तेजी से कमेंट है, सबके पढ़ भी नहीं पा रहा हूं। आगे चलते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक होने जा रहा है फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जिले। ये कैसा क्वेश्चन है? एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है और उनसे संबंध में जिले कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो महत्वपूर्ण है, अभी हमारे पास 15 मिनट समय है, 50% तो कवर कर लेंगे, जितना कवर होता है उसको हम पढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए जल्दी से मैप बनाइए। हेडिंग क्या होगी? उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले। हेडिंग इसकी होगी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण
व्यक्ति एवं जिले उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले। इसको ध्यान से देखिए। आइए मैपिंग स्टार्ट करते हैं। सवाल कैसे बनेंगे वो मैं समझा दूंगा। थोड़ा रुकिए फ्रेंड्स, इसको मैप थोड़ा मैं बड़ा बनाना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें काफी मैटर होंगे। छोटा मैप होगा तो आएगा नहीं। चलिए देखिए, इसकी शुरुआत मैं कर रहा हूं वाराणसी से। वाराणसी में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति रहे उसको मैं देखता हूं सबसे पहले। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा शाहजहांपुर के संबंध में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थोड़ा सा मैं गोंडा का डिस्कस करूंगा। फिर प्रयागराज में एक बात मुझे खास बतानी है, और उसके बाद फिर गोरखपुर में मुझे बताना है। फिर मुझे अयोध्या फैजाबाद में बताना है। इतने पॉइंट मुझे डिस्कस करने हैं अभी आज की क्लास में। बाकी कल बहुत सारी बातें हमें जानेंगे। अगर मैं वाराणसी की बात करूं तो एक ठुमरी गायिका रही गिरजा देवी, बनारस घराने से। ठुमरी गायिका गिरजा देवी, ठुमरी गायिका गिरजा देवी। और यही वाराणसी से पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, यहीं से उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, यहीं से कबीरदास, यहीं से मुंशी प्रेमचंद, और यहीं से रानी लक्ष्मीबाई। ये सब इनकी जन्मस्थली है। लेकिन ध्यान रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जब भी मामला आएगा, रानी लक्ष्मीबाई का जन्मस्थली आपका वाराणसी में है, लेकिन इनका कर्मस्थली, ध्यान रखिएगा, इनका कर्मस्थली आपका कहां है? झांसी में है। किसका? रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन समाधि स्थली कहां है? ग्वालियर। इनकी समाधि कहां है? ग्वालियर। अब ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न होता है सर फ्रेंड्स, आपने एक कांड सुना होगा, काकोरी कांड। 1950-25 के दरमियान ट्रेन डकैती में एक पैसेंजर एक्सप्रेस जो सहारनपुर से, लखनऊ से चलकर सहारनपुर जा रही थी, और उसमें कुछ भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा ट्रेन डकैती के माध्यम से जब गाड़ी काकोरी नामक स्थान पर पहुंची, लखनऊ के आग पास, तो वहां उसे लूट लिया गया था। और उस लूटने में जो 4 व्यक्ति थे ना, चंद्रशेखर आजाद भी थे और भाग निकले वहां से, लेकिन 4 व्यक्तियों को उसमें फांसी दी गई थी बाद में। आपको पता है उनका नाम कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन सिंह थे और राजेंद्र लहड़ी थे। और उत्तर प्रदेश का संबंध इन 4 व्यक्तियों का रहा है। 3 व्यक्तियों का जन्म तो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है। इसमें से 3 व्यक्तियों का जन्म आपका अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह का, इन 3 व्यक्तियों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ है। तो ये शाहजहांपुर इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। शाहजहांपुर में आपका अशफाक उल्लाह खान, अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, इन 3 व्यक्तियों का जो जन्म हुआ था वह कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? ये ध्यान रखिएगा,
इन सब का जन्म जो हुआ था वह आपके शाहजहांपुर में हुआ था और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन इन 3 व्यक्तियों के संबंध में मैं अलग कलर से चेंज करके बताता हूं। इनको जो फांसी दिए गए ना, इसका क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि राम प्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई, अशफाक उल्लाह खान को उत्तर प्रदेश के किस जिले में फांसी दी गई, रोशन सिंह को उत्तर प्रदेश में किस जगह फांसी दी गई, राजेंद्र लहड़ी को उत्तर प्रदेश में किस जगह फांसी दे दी गई। तो मैं समझ नहीं पाया अनूप कुमार, आप कमेंट वर्ड का चयन नहीं कर पा रहे हैं भाई लोग, किसी भाई ने क्या कहा आपको? हाँ चलिए, जो भी मामला होगा, हम समझ नहीं पाए आपको कमेंट कहना क्या कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको 2 चीजें ध्यान देनी है। ये जो ऊपर वाला डिस्ट्रिक्ट मैंने बनाया फ्रेंड्स ना, ये आपका अयोध्या है और ये आपका गोंडा है, ये आपका ये गोरखपुर है आपका, और ये आपका अयोध्या है जो पहले फैजाबाद के नाम से था, ये आपका गोंडा है, ये आपका प्रयागराज है। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। एकदम नोट करिए और याद कर लीजिए, क्लास में फिर बार बार कह रहा हूं, बार का मौका मत देखिए, एकदम याद कर लीजिए। बाद में फिर बहुत सारे विषय आपको पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस यूपी स्पेशल को क्लास में पढ़िए और क्लास में ही तैयार करिए। राम प्रसाद बिस्मिल कहां फांसी दी गई? गोरखपुर में। अयोध्या में किसको दी गई? फैजाबाद में, मतलब अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद में दी गई। और गोंडा में फांसी किसको दी गई? राजेंद्र लहड़ी को। राजेंद्र लहड़ी को फांसी दी गई। और ध्यान रखिएगा, जो आपका प्रयागराज था, यहां पर रोशन सिंह को फांसी दी गई। किसको दी गई? रोशन सिंह को फांसी दी गई है। तो आपने देखा कि इस काकोरी कांड की घटना से संबंध रखने वाले 3 व्यक्तियों का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से हुआ, और उस 3 व्यक्तियों में पहला नाम मैंने बताया अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह। इन 3 व्यक्तियों का जन्म उत्तर प्रदेश के कहां पर हुआ? शाहजहांपुर में हुआ। लेकिन यदि इनके निधन की बात की जाए, इनके फांसी के स्थान की बात की जाए, तो फांसी के स्थान पे फ्रेंड ध्यान रखिएगा, मैंने ये बताया कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी जो दी गई है वह गोरखपुर में दी गई है। अशफाक उल्लाह खान को फांसी फैजाबाद में दी गई थी, जो वर्तमान में अयोध्या के नाम से जाना जाता है। राजेंद्र लहड़ी को फांसी गोंडा में दी गई और रोशन सिंह को फांसी प्रयागराज में दी गई। क्या ये सब पूछा जाएगा? तभी तो बता रहा हूं, पूछा जाएगा। अब उसके आगे यदि मैं चलूं फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, इसी प्रयागराज में कुछ बातें मैं और भी बता देना चाहता हूं आपसे। मैं इधर लिख दे रहा हूं, वहां जगह नहीं बचा है, ताकि आप लोग समझ पाए उस सारी चीजों को। यदि प्रयागराज में बात की जाए, ये चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है। क्या है ये? चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है, जिसे आप कंपनी गार्डन के नाम से जानते हैं, लेकिन उसे अल्फ्रेड पार्क कहा जाता था, लेकिन अब चंद्रशेखर आजाद पार्क भी कहा जाता है उसे। यहीं पर मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ। यहीं पर हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ। सारे क्वेश्चन बनेंगे, जो क्वेश्चन बनेगा वही बताऊंगा। मोहम्मद कैफ का नाम यहां नहीं बताऊंगा, वो क्वेश्चन ना बना है ना बनेगा। मेजर ध्यानचंद, मदन मोहन मालवीय, चंद्रशेखर आजाद और मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली रही है। ये मोतीलाल नेहरू की जन्मस्थली नहीं थी, मोतीलाल नेहरू की यह कर्मस्थली थी। ये भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, इसे भी फ्रेंड्स आप ध्यान रखिएगा कि चंद्रशेखर आजाद, मदन मोहन मालवीय, मेजर ध्यानचंद और इनका चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली, मोतीलाल नेहरू की कर्मस्थली, और जवाहरलाल नेहरू मैंने नहीं लिखा। क्या? जवाहरलाल नेहरू का तो जन्मस्थली था। ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू की ये जन्मस्थली थी। आज मैं केवल आपको इतना ही रिवीजन करा के तैयार कराऊंगा। उसके बाद मुझे अभी यह समझना है जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहां हुआ, टोडर मल का जन्म कहां हुआ, निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ,
उसके अलावा और भी कुछ महत्वपूर्ण नाम है जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा कल की क्लास में। लेकिन आज की क्लास में मैंने ये बताने का प्रयास किया फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वाराणसी में ठुमरी गायिका जो कि बनारस घराने से संबंधित थी, गिरजा देवी, जिनका भी हाल ही में निधन भी हो गया, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है। इसी वाराणसी जिले में जन्म पंडित रविशंकर जी का हुआ, इसी वाराणसी जिले में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का हुआ, इसी वाराणसी में कबीर दास का हुआ, इसी वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद का हुआ, इसी वाराणसी के बनारस के गोलघर में रानी लक्ष्मीबाई बाई का हुआ। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की जो कर्मस्थली थी, जहां उन्होंने काम किया है, वह झांसी थी। और लेकिन इनकी समाधि स्थल की बात की जाए तो यह ग्वालियर है। फिर मैंने कहा कि काकोरी कांड से संबंधित 4 व्यक्तियों के बारे में खूब क्वेश्चन पूछा गया है यूपी स्पेशल में, तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया गया कि काकोरी नामक स्थान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ही तो आपको याद ही रहेगा। अभी मैं स्थल पढ़ाऊंगा तो चौरी चौरा और भी जो खासकर महत्वपूर्ण स्थल हैं, सांस्कृतिक स्थल हैं, ऐतिहासिक स्थल हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन अभी यहां याद रखिएगा कि उन 4 व्यक्तियों जिनको फांसी हुई थी, वो व्यक्ति कौन कौन थे? वह व्यक्ति अशफाक उल्लाह खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह और राजेंद्र लहड़ी थे। उन 4 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का जन्म शाहजहांपुर में हुआ, जिनका नाम क्रमशः क्या था? उनका नाम क्रमशः था आपका रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इनके फांसी स्थल की यदि बात की जाए तो मैं फिर से लास्ट टाइम रिवीजन कर रहा हूं कि अशफाक उल्लाह खान को गोरखपुर में, अयोध्या या फैजाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल का गोरखपुर में, रोशन सिंह को प्रयागराज में, जबकि राजेंद्र लहड़ी को गोंडा में फांसी दी गई। और इसी प्रयागराज में मैंने कहा कि यह चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली है, जिसको अल्फ्रेड पार्क के नाम से हम जानते थे, लेकिन अब वर्तमान में उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पार्क है, जिसे हम लोग बोलचाल की भाषा में कंपनी गार्डन भी कहते हैं। वही पार्क की बात मैं कर रहा हूं। और साथ ही साथ मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स कि एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि इसी प्रयागराज में हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ है। इसी प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद की शहीद स्थली रही है। इसी प्रयागराज में मदन मोहन मालवीय का जन्म हुआ है। इसी प्रयागराज में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ है। लेकिन मोतीलाल नेहरू की प्रयागराज जन्मस्थली नहीं, बल्कि यह क्या थी फ्रेंड्स? यह इसकी कर्मस्थली थी। ये भी बात याद रखिएगा। और कल की क्लास में फ्रेंड्स में आपको मेंशन करूंगा कि निजामुद्दीन औलिया का जन्म कहां हुआ, अमीर खुसरो का जन्म कहां हुआ, टोडर मल का जन्म कहां हुआ, जियाउद्दीन बर्नी का जन्म कहां हुआ, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते थे, इन सारी बातों का डिस्कशन करेंगे। तो आज तक शायद 5वीं या 4थी क्लास मेरी है। कौन सा लेक्चर है? शायद मेरा 6ठा लेक्चर है। और 6ठे लेक्चर में मैं आपको कम से कम 10 चैप्टर पढ़ा दिया हूं। अगर अजीत यादव जी कह रहे अब दीवालों से भी बात करने में मजा आ रहा है, वरना मैप देखता था तो जलेबी दिखता था। अब अच्छा लग रहा है अजीत यादव जी? सर बहुत बढ़िया पढ़ा रहे हैं, लग रहा है कि मैं बहुत जानकार हो गया। अभी कहां, अभी तो शुरुआत हुई है यूपी स्पेशल की। पूरा यूपी स्पेशल का क्लास करिए, फिर आपको कहीं भटकना नहीं, किसी किताब को नहीं पढ़ना है, केवल धूमधाम से एग्जाम में आपको जाकर देना है और सारे क्वेश्चन करके आना है। बस अच्छे से पढ़ते रहिए और लोगों तक क्लास पहुंचाने का प्रयास करिए। उत्तर प्रदेश का समान परिचय मैंने कंप्लीट किया, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुख्यालय मैंने कंप्लीट किया, उत्तर प्रदेश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना मैंने कंप्लीट किया, उत्तर प्रदेश में मैंने आपको उसके बाद बहुउद्देशीय नदी घाटी के बाद लोक नृत्य और लोकगीत कंप्लीट किया, उत्तर प्रदेश के मेले पढ़ा दिए हैं, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शोध संस्थान पढ़ा दिए हैं, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण वन्यजीव विहार पढ़ा दिया, उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण पक्षी विहार पढ़ा दिया और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं जिले पढ़ा दिए। अब इसके आगे धीरे धीरे और क्लास बढ़ती रहेगी और मैं आपको आज मैटर कुछ और प्रोवाइड करा दूंगा। मस्त होके पढ़िए, खुश रहिए और लोगों तक बताइए कि अगर यूपी स्पेशल में वाकई पकड़ बनानी है तो उनको जैसे एडमिशन आपने लिया है उनका भी एडमिशन वैसे ही कराइए। मिलते हैं आपको कल की क्लास में। और मेरी मॉर्निंग में फ्री ऑफ कॉस्ट 7:08 पे जीएस वर्ड संस्थान के द्वारा जो करंट अफेयर की क्लास चलाई जाती है, उस क्लास का भी हिस्सा जरूर बनिए। एक तरफ मैं पॉलिटी में इंडिविजुअल के माध्यम से आपकी पॉलिटी को मजबूत किया, दूसरी तरफ मॉड्यूल बैच के माध्यम से यूपी स्पेशल को मजबूत कर रहा हूं, तीसरी तरफ करंट अफेयर को फ्री ऑफ कॉस्ट के माध्यम से 30 क्वेश्चनों पे आपकी पकड़ बना रहा हूं, चौथी तरफ हम 15 दिन बाद आपके जीएस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को लेकर आ रहे हैं ताकि प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन भी आपके तैयार होते रहें। किसी एक संस्थान और किसी एक व्यक्ति से इससे ज्यादा क्या उम्मीद करेंगे आप? वो हम करने के लिए तैयार हैं। बस आप वर्क करिए, लाइफ में अपने मंसूबों की तरफ आगे बढ़िए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।